श्रोताओं नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट ये व्यक्ति की रोजमर्रा की जरूरतों में से एक हो गया है और जरूरतों में भी हम इसे सबसे ऊपर रखते हैं। मोबाइल और इंटरनेट के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, ऑनलाइन खरीदी करनी हो या ऑनलाइन आपको कोई जानकारी लेनी हो, इन सब में हमें इंटरनेट का यूज करना ही पड़ता है। श्रोताओं, जब इंटरनेट का यूज बढ़ा, उसके साथ साथ कई ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड की भी संख्या बढ़ गई, जिससे लोगों को अपने धन की हानि होने लगी। कई ऐसे मामले हमें देखने को मिलते हैं जिसमें लोगों के साथ साइबर ठगी होती है और वे इसकी कंप्लेन पुलिस थानों में करते हैं। कई मामलों में अपराधी पकड़े जाते हैं, कई मामलों में नहीं भी पकड़े जाते, लेकिन सरकार की कई ऐसी व्यवस्थाएं रहती है जिसमें इनको टैप किया जाता है, इनको पकड़ा जाता है और फ्रॉड की गई रकम को वापस भी दिलाया गया है। तो श्रोताओं, साइबर फ्रॉड क्या है, साइबर फ्रॉड कैसे किया जाता है और साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सतीश कुमार पुरिया जी को, जो उप निरीक्षक हैं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट में। तो सतीश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सतीश जी, जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि आजकल जो इंटरनेट और मोबाइल का एक दौर चल रहा है, इसमें किसी व्यक्ति को ऑनलाइन ठग लेना या जिसे हम साइबर फ्रॉड कहते हैं बहुत आसान होता है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये साइबर फ्रॉड क्या होता है और साइबर फ्रॉड कैसे होता है। धन्यवाद। आपका प्रश्न जैसा ही आपने शुरुआत में बोला कि ऑनलाइन खरीदी बिक्री, किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट से जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की आवश्यकता होती है, मोबाइल, लैपटॉप। अब मोबाइल और लैपटॉप को जो यूजर होता है वो इंटरनेट का यूज करता है। तो साइबर फ्रॉड के लिए मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का होना अनिवार्य है साथ में आपके, और जो आरोपी होता है वो भी आपके मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से कहीं न कहीं से कनेक्ट होता है। साइबर फ्रॉड में एक कॉमन चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में पीड़ित होगा और आरोपी भी जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करता होगा जी। इसके विभिन्न प्रकार हैं। ज्यादातर एक फिशिंग एक शब्द है साइबर क्राइम में। जिस तरीके से आप बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटा गल डालते हैं, गल में कुछ चारा डालते हैं, ठीक उसी प्रकार से साइबर फ्रॉड करने वाले लोग आपको लाभ देंगे, लाभ का लालच देंगे। लालच देने के बाद आपको ग्रीट कराएंगे कि आपने या तो लॉटरी जीत ली है, या तो आप कोई ऑफर, आपको बहुत बड़ा ऑफर दिया जा रहा है, या फिर आप लकी ड्रॉ में किसी प्रकार का आपको इनाम मिला हुआ है, या फिर आजकल एक दूसरी स्कैम चल रही है जिसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन जी। उसमें क्या है, एक सामने वाला जो कॉल है, एक विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन से कॉल करता है और उसमें एक महिला रहती है जो डमी महिला रहती है, और उससे फिर वो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग एआई के माध्यम से चेंज करके महिला बन के आपसे बात करता है, उस वॉइस रिकॉर्डिंग को बात करता है जी। और आदमी जो उससे बात करते करते आकर्षित होकर उसके अकाउंट में काफी सारे पैसे ब्लैकमेलिंग करने लग जाते हैं, फोटो को स्क्रीनशॉट करके। ये सेक्सटॉर्शन है। आजकल बहुत सारी चीज ये फिशिंग और सेक्सटॉर्शन के माध्यम से रोमांस वाले केस ज्यादा आ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, अभी शेयर मार्केट का जमाना है, तुरंत के तुरंत यूट्यूब में आप कहीं भी देख लीजिए, तत्काल आपको करोड़पति बनने का, कोई शेयर ₹2 का शेयर 2000 हो गया, इस तरीके की बातें करके, लोक लुभावनी बातें करके आपको एक कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए बोलेंगे जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। आपके श्रोताओं से हमारा बस यही निवेदन रहेगा कि ऐसे कोई झांसे में ना आए जो लालच और डर दिखा के आपको पैसे देने के लिए या पैसे जमा करने के लिए आकर्षित करे। सतीश जी, कार्यक्रम में हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो साइबर फ्रॉड के होते हैं तरीके, वो किस तरह, इनका जो मोड्स ऑफ ऑपरेंडी होता है, ये किस तरह से इसे ऑपरेट करते हैं, और जब व्यक्ति इसका फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो उस व्यक्ति को फ्रॉड होने और उसके शिकारी बनने तक के कैसे अपने जाल में फंसाया जाता है। अभी तक हमने काफी सारे फिशिंग के क्राइम, विशिंग के क्राइम, सेक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट ऐसे अपराधों को पकड़ा है। तो उसमें हमने ज्यादातर देखा है कि जो आरोपी रहता है वो आरोपी अपने पर्सन को टारगेट करने के लिए सबसे पहले उसके पास छोटे सा कोई एक राशि भेजता है जिसको वो 10 रुपए या 20 रुपए का कोई फॉर्म फिलअप करना चाहिए उसको। सपोज कि उसको कहीं नौकरी लग गई है, बड़े जगह में उसका इंटरव्यू का कॉल आया है, अब वो एक फॉर्म भरता है और ऐसे टारगेट जो एम्प्लॉई हैं वो उसको कहीं भी साइबर नेटवर्क में अपने डाटा के माध्यम से मिल जाते हैं। वो एक फॉर्म भराते हैं, उससे वो फॉर्म कंटिन्यू भरता है,
जब अकाउंट में पैसा डालने की बात आती है, उस फॉर्म के नॉमिनल कीमत होती है 10 रुपए या 20 रुपए। जैसे ही वो फॉर्म भरना चालू करता है, फॉर्म भरने के लिए उसको अकाउंट से पैसा काटना है। जब अकाउंट से पैसा काटना है तो उसके लिए उसको एटीएम कार्ड, सीसीवी नंबर और एटीएम का वैलिडिटी डेट देना पड़ता है। और उसके बाद जैसे वो ओटीपी डालता है या तो पैसा कटता नहीं उसके खाते से। वो ऐसी प्रक्रिया 2 या 3 बार कर देता है। 2-3 बार करने के बाद क्या है, वो जो डाटा है, वो डाटा जो है सामने वाले आरोपी के पास, जिसने उसको लिंक भेजा है, उसके पास चला जाता है। फिर जब वो समय देखता है तो ज्यादातर अभी तक हमारी जानकारी में जो आए हैं ऐसे फिशिंग के अपराध में जिनके पास डाटा रहता है, वो शनिवार संडे का यूज करते हैं, क्योंकि शनिवार संडे ज्यादातर बैंक ऑफ रहते हैं। तो उस दिन ये डाटा का लोग उपयोग करके पीड़ित के खाते से पैसा निकाल लेते हैं। हमने 1-2 ऐसे अकाउंट भी देखे हैं जिसमें एफडी अकाउंट से भी पैसे को डिबिट किया गया है। ये एक तरीका है इनका फिशिंग का। डिजिटल अरेस्ट आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है। आप सुने भी होंगे, काफी ज्यादा बड़े बड़े अमाउंट में हो रहा है। ज्यादातर ये काफी बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही दिमाग लगाते हैं करने टारगेट ऑडियंस। आपके श्रोताओं से बस हमारा एक निवेदन रहेगा कि जो बीएनएस, जो भारत सरकार के द्वारा आईपीसी के बाद नए कानून लागू किया गया है, उस कानून में कहीं भी डिजिटल अरेस्ट से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है। अरेस्ट होता है सामान्य जो पुलिस का पुरानी प्रक्रिया था, उसी प्रक्रिया के तहत अरेस्ट होता है। पुलिस जाती है, आपको हिरासत में लेती है, आपके खिलाफ अगर एविडेंस रहता है तो आपको अरेस्ट किया जाता है और माननीय न्यायालय के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो भी गाइडलाइंस है उसके आधार पर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट ऐसा कोई भी किसी भी सेक्शन में 302 हो या दहेज मृत्यु या कोई भी बड़े से बड़े अपराध में भी या साइबर संबंधी फ्रॉड हो, उसमें भी किसी भी प्रकार का डिजिटल अरेस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो आपके श्रोताओं से निवेदन रहेगा कि कोई भी पुलिस वाला अगर आपको डिजिटल बनकर अधिकारी बनकर फोन करता है और 24 घंटे आपको लॉक कर देता है, तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप अपना इंटरनेट को बंद कर दीजिए। आप इंटरनेट से अगर उनसे कनेक्ट नहीं रहेंगे, संबंधित सामने जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, संबंधित थाने में जाइए, वो थाने वाले आपको साइबर सेल में भेज देंगे। तो आप अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल अरेस्ट की संभावना से पूरी तरह से सतर्क रहें। जी, तो सतीश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल अरेस्ट कितने तरह से किया जाता है? अभी तक ज्यादातर समझ में आ रहा है कि सीबीआई, ईडी या विजिलेंस ऑफिसर ऐसा बन के ना अलग अलग डिपार्टमेंट से बनकर कॉल करते हैं और कॉल करके उनसे बैंक से रिलेटेड जो उनकी कुछ जानकारियां हैं जो सोशल मीडिया में अवेलेबल हैं, कि वो किस पोस्ट में थे, क्या करते थे, कहाँ कहाँ घूमते हैं। हम फेसबुक में देखिएगा ज्यादातर हर साल कहीं बाहर जाते हैं तो अब अपनी सोशल मीडिया ऐप को अपलोड कर देते कि मैं आज यहाँ गया, वहां गया, मैं इस पोस्ट में कार्यरत हूँ, मुझे ये इनाम मिला है। तो आरोपी लोग जो हैं ज्यादातर इसमें अभी तक हमारे पास जो पकड़ाए थे कुछ लोग, तो वो यूपी से रिगार्डिंग करते हुए वो कंबोडिया तक एक जगह है, वहां डाटा लोग लेते हैं। डाटा लेने के बाद टारगेट करते हैं, जो ठीक ठाक पैसे रखते हैं उनको फिर रिटायरमेंट के पहले या रिटायरमेंट के बाद जो बड़ा अमाउंट उनके पास आता है, ये ऐसे टारगेटेड लोग रहते हैं और इनको आसानी से ही डराया जा सकता है। और ज्यादातर बुजुर्गों को जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं उनको ज्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो बुजुर्ग जो है वो थोड़े से अपनी बातों को बताने के लिए झिझकते हैं। हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि बैंक वाले ने उनको बार बार बताया भी है, डिजिटल अरेस्ट होने के बाद उनको बैंक वालों ने बताया है कि इस पैसे को आप अकाउंट में जमा नहीं करें, फिर भी वो जो एम्प्लॉय रहते हैं या जो सज्जन व्यक्ति रहते हैं वो बार बार उनकी बातों से इतने डरे रहते हैं कि अपनी बातों को किसी और को बताना पसंद नहीं करते। उनको एक अलग तरफ का डर रहता है मानसिक रूप से। तो डिजिटल अरेस्ट एक तरीके से आपको साइकोलॉजी पूरी तरीके से अरेस्ट कर लेता है और आप उस बातों को उनके कहने के आधार पे वो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, डरा देते हैं पूरी तरीके से। डर के कई लोगों के हमने घर देखे हैं तबाह होते हुए। तो इसका सिर्फ एक ही चीज है बचाव करने के लिए, आपकी जागरूकता, आपके कानून के प्रावधान को जानना पड़ेगा। जब से नए कानून आए हैं तब से आरोपी लोग जो है इस नए कानून का एक भय दिखा रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीजें हैं, लेकिन आपके सभी श्रोताओं से निवेदन है कि डिजिटल अरेस्ट का कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का कानून में प्रावधान नहीं है। तो सतीश जी, जब डिजिटल अरेस्ट हो जाता है तो उसे सबसे पहले कहाँ पर फोन करना चाहिए, कहाँ से मदद लेनी चाहिए? आपको कभी भी सर अगर डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से कोई पुलिस वाला बनके वीडियो कॉल कर रहा है तो आपको तो सबसे पहले उसको नंबर को ब्लॉक कर दीजिए और इंटरनेट को बंद कर दीजिए।
उसका स्क्रीनशॉट खींचिए और संबंधित थाने में जाइए। आपका जो भी रीजन थाना है वहां पर आप जाइए। नहीं तो आपके पास अगर वो डिजिटल अरेस्ट के दौरान आपने किसी प्रकार का पैसा जमा कर दिया है तो आप उस पैसे को वापस करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1930 एक टोल फ्री नंबर है। इस नंबर में आप कॉल करेंगे तो आपके अकाउंट से जो भी पैसा कटा है उसका एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है। जो आईडी होता है वो नंबर को आप डालेंगे कि ये व्यक्ति के द्वारा इस नंबर के द्वारा मुझे डिजिटल अरेस्ट करके इतने पैसे का फ्रॉड किया है। तो वो जो उतना भी अमाउंट वो ट्रांजैक्शन आईडी है संबंधित बैंक के डाटा डाल के आप उसको डालेंगे तो 1930 में वहां जो बैठे हुए कॉल सेंटर में लोग हैं वो तत्काल उसको कोशिश करते हैं उस पैसे को रोकने की। क्योंकि ये जो पैसा होता है हमने ये देखा है ये पैसा एक अकाउंट से जाके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अकाउंट में जाता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5। तो जितना अगर लेवल 1 में ज्यादा पैसा रहता है तो उसको तत्काल फ्रीज करना रहता है। फ्रीज होने के बाद जो भी न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत पैसा को संबंधित व्यक्ति को वापस करवाया जाता है। ये प्रक्रिया है। तो हम देखते हैं डिजिटल अरेस्ट के मामले सबसे ज्यादा वहां आते हैं जहां किसी के बच्चे जो है शहर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हों और उनके जो माँ बाप होते हैं उनको एक कॉल आता है, उनको बताया जाता है कि आपका बच्चा कुछ इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है और उसको जो है अरेस्ट किया गया है। उसके बचने के एवज में वो डिजिटल अरेस्ट करते हैं, साइबर फ्रॉड करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। तो जब किसी भी अभिभावकों को ऐसा फोन आता है जिनके बच्चे आउट ऑफ स्टेशन है, उनके पास नहीं है, बाहर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे मैसेज या ऐसे फोन आने पर सबसे पहले उन्हें अपने मानसिक स्थिति को संभालते हुए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उन सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि आजकल सोशल मीडिया में इतना ज्यादा हम एक्टिव हो गए हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी जानकारी किसी भी एक्यूज को आसानी से पता चल जाती है जी। और पता चलने के बाद अगर आपका मुझे मोबाइल नंबर मिल गया तो मोबाइल नंबर मिलने के बाद मैं ये क्लियर कट जान लूंगा कि आपका सोशल मीडिया में आपके पुत्र कहाँ पढ़ रहे हैं या पुत्री कहाँ पढ़ रही है, अब वो कहाँ पर किस काम को कर रहे हैं। ये जानकारी निकालना सोशल मीडिया से बहुत इजी है। उसके बाद आपको जब डिजिटल अरेस्ट या रैंसम के लिए कॉल आए किसी व्यक्ति का जो पुलिस अधिकारी बन के आपको कॉल करता है, तो सबसे पहली बात पुलिस अधिकारी कभी भी आपको कॉल करके पैसे की मांग नहीं करेंगे। इस बात को आप पूरी तरीके से नोट कर लीजिए। डिजिटल अरेस्ट की सूचना आने पर या आपके लड़कों या आपके बच्चों को किसी प्रकार के केस में फंस गया है, रेप के केस में फंस गया है, एनडीपीएस के एमडीएमए प्रकरण में फंस गया है और उसको अरेस्ट करके या हिरासत में रखे हुए हैं, ऐसी कोई बात आने पर सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति का नंबर से बात काटें और सबसे पहले आप अपने परिवार के जो सदस्य जिसके बारे में बात हो रही है कि वो लड़का यहाँ फंसा हुआ है या बच्ची यहाँ फंसी हुई है उसको कॉल करें। उसको कॉल अगर नहीं लग रहा है तो जिस जगह में भी आप उनको रखे हुए हैं, किसी हॉस्टल में या उनके जगह में या उनके दोस्त को, उनको कॉल करके क्लियर करें कि आपका लड़का स्कूल में है या हॉस्टल में है या कहाँ पर है। ये जानकारी क्लियर होने के बाद ही आप किसी थर्ड पर्सन से बात करें। अगर आपकी बच्चों से बात हो जाती है तो उसके बाद आपको उस व्यक्ति से कोई किसी प्रकार की बात नहीं करनी है, उनके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देना है। जी सतीश जी, हम देखें कि कई तरीके होते हैं साइबर फ्रॉड के, जिसमें कभी कभी ऐसे मोबाइल्स पे कुछ हमारे पास मैसेज आते हैं जिसे कहा जाता है कि इसे आप टच कीजिए, आपका क्रेडिट कार्ड अपडेट होगा, आपका डेबिट कार्ड अपडेट होगा। तो ऐसे मैसेज आते हैं तो मोबाइल पे लोग बिना सोचे समझे ही इसे टिक कर देते हैं या इसे खोलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वक्त पे हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारा नंबर उनके पास पहुंचा कैसे। आजकल साइबर और सोशल मीडिया में किसी भी नंबर को प्राप्त करना बहुत इजी है। और दूसरी बात, किसी भी सर्कल में कौन सा नंबर भी वर्तमान में चल रहा है, ज्यादातर आरोपी लोग क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को चेंज कर देते हैं और वो 1 से 100 नंबर तक को कंटिन्यू कॉल करते हैं जी। उस 100 नंबर या 200 नंबर को पर डे का उनका टारगेट रहता है। उसमें से वो 10 या 12 लड़के लोग भी फंस गए या विक्टिम फंस गया तो उनके पास चला जाता है। जरूरी नहीं है कि वो नंबर कहाँ अलॉट है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, किसी भी स्टेट में हो सकता है। ज्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी लोग करते हैं। भाषा लैंग्वेज कौन से क्षेत्र में चल रहा है ये सर्कल में एकदम इजी से पता चल जाता है कि आइडिया एयरटेल के माध्यम से कहाँ कौन सा सर्कल चल रहा है। ये नंबर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाता है सर। और आपने जो कहा मैसेज या लिंक, उसको भेजते हैं। अब उस मैसेज या लिंक को भेजने के बाद क्या है, वो एक फाइल रहती है, कई सारे वेबसाइट हैं जिसमें फर्जी लिंक बनता है। जैसे लिंक को आप
क्लिक करते हैं तो लिंक को क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल का जो है क्लोन बन जाता है जी। क्लोन मतलब सेम कॉपी बन जाता है। वो आप उस मोबाइल में अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी वो सामने बैठा हुआ एक्यूज देखता रहता है। जिस दिन आप अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड पासवर्ड ओटीपी वगैरह डालें तो वो सारा चीज उसको जानकारी में हो जाता है और वो उस क्लोन का बैंक अकाउंट का या एप्लीकेशन का यूज करके आपके खाते से पैसा निकालता है। अभी वर्तमान में एक चल रहा है एपीके फाइल। आपको ग्रीटिंग कार्ड्स भेजेंगे। ग्रीटिंग कार्ड्स का इसको पहचानने का तरीका यह है सर कि कोई भी पीडीएफ फाइल आए है तो पीडीएफ फाइल में एक नाम लिखा रहता है। जैसे सपोज आप ग्रीटिंग कार्ड दे रहे हैं तो वेडिंग लिखा रहेगा, तो वेडिंग के बाद .apk लिखा हुआ है। तो अगर .apk लिखा हुआ है सर, उसको डाउनलोड नहीं करना है जी। आप क्योंकि अपन को दिख जाता है फाइल नेम दिख जाता है, फाइल नेम के बाद .apk लिखा रहता है, उसको आपको ओपन नहीं करना है। जैसे ही अगर आप ओपन किए, डाउनलोड करके ओपन किए, तो ओपन करने के बाद पूरा एक्सेस जो है, पूरा सोर्स जो है, पूरा कॉपी जो है वो क्लोन होके चला जाता है। और लोग ज्यादातर फिर आपका अगर मोबाइल हैक हुआ, आपके ने एपीके फाइल डाउनलोड की, तो उसके व्हाट्सएप नंबर सारे के सारे चले जाएंगे। तो आपके नंबर से आपके जितने भी कांटेक्ट नंबर हैं उनको सारा वो एपीके फाइल फिर से फॉरवर्ड कर देगा। तो अभी काफी सारे एंटीवायरस आ रहे हैं जो स्कैनर हैं जो डायरेक्ट एपीके फाइल को स्कैन करते हैं। तो आप सभी से हमारा, आपके श्रोताओं से निवेदन है कि एपीके फाइल को डाउनलोड ना करें। कोई भी ऐसे लिंक को आप टच ना करें जो किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है जी। अननोन व्यक्ति मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी नंबर जो आप जिसको आपका नंबर जिसमें सेव नहीं है। मोबाइल में अगर आपके नाम में सेव नहीं है तो आप बिल्कुल भी उसका यूज ना करें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आप उसको नहीं जानते कि वो कौन है जी। और हर लिंक को छूना यह कंपलसरी नहीं है कि कोई भी लिंक आया तो उसको हम उठा के देख लिए। लिंक को बिल्कुल ना देखें। अभी रिसेंट में देखा जा रहा है कि ई चालान के माध्यम से काफी सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ परिवहन की एक निर्धारित वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाके अपने ई चालान को आप देख सकते हैं। किसी भी नंबर से ई चालान मैसेज वगैरह नहीं भेजा जाता है। तो सतीश जी, आप क्राइम ब्रांच से हैं, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट से हैं, तो जब आपको पता चलता है, कोई फोन आता है कि मेरे साथ इस तरह की गतिविधियां हुई हैं और उस व्यक्ति को बुलाया जाता है कि आप आई, तो उसके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए एट द टाइम जब आपके पास वहां थाने पे आकर के रिपोर्ट लिखाने आए? तो देखिए सर, जैसा ये सेशन चल रहा है साइबर फ्रॉड का चल रहा है। फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी हुआ सर। धोखाधड़ी अगर जिसके व्यक्ति के साथ हो रहा है तो वो पैसे का किसी प्रकार से लाभ में या लालच में या गलती से उस पैसे उसके अकाउंट से कट गए हैं। तो जब कटेगा तो किसी भी एप्लीकेशन से वो कनेक्ट होगा मोबाइल से। तो जैसे ही आपका पैसा किसी के खाते में जाएगा या आप कुछ परचेसिंग करेंगे तो उसमें एक पैसा कटने का सूचना आता है। उस पैसे को कटने की सूचना के साथ एक ट्रांजैक्शन आईडी आती है उस संबंधित अकाउंट की। किसी भी कंप्लेंट के लिए हमारे लिए उस व्यक्ति का, पीड़ित का खाता, बैंक अकाउंट, उसका आईएफएससी नंबर और उसका ट्रांजैक्शन आईडी और उसका टाइमिंग, ये कंपलसरी होता है। जिसके माध्यम से हम 1930 में जो हमारे कॉल सेंटर बने हुए हैं उसमें लॉगिन सेंटर है, उसमें जाके ट्रांजैक्शन आईडी और बैंक डिटेल डालेंगे। चाहे वो 10 बार हुआ हो, चाहे 15 बार हुआ हो, चाहे 20 बार हुआ हो, वो सारे ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए रहते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाए कि ये ट्रांजैक्शन आईडी का जो पैसा है वो कितना है और वो कहाँ गया है। जिस खाते में वो पैसा गया हुआ है, हमारा सबसे पहला काम होता है उस खातों को ब्लॉक करना। जिनके खाते में पैसा गया हुआ है, पैसा जाता है तो ब्लॉक करते हैं। अगर किसी के खाते में पैसा रुका हुआ है तो उस पैसे को हम कोर्ट के माध्यम से दिलवाते हैं जी। तो सतीश जी, जब साइबर फ्रॉड हो जाता है तो हमारी जो पुलिस जो विभाग होती है उसमें कई टोल फ्री नंबर होते हैं, किन नंबरों से संपर्क कर सकता है, उसे फोन के माध्यम से भी मदद मिल सके? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एक टोल फ्री नंबर दिया है 1930। 193 जो नंबर से कभी भी 24/7 चालू है। आप कभी भी इसमें कॉल कर सकते हैं। अगर रात को 10 बजे आपके साथ फ्रॉड हो गया तो सबसे पहले तो आप टोल फ्री नंबर में ही कॉल कीजिए। अगर मॉर्निंग इवनिंग में या वर्किंग आवर्स में कभी भी हुआ है तो आप संबंधित अपने साइबर सेल में जाइए। वहां पर हमारी टीम बैठी हुई है। वहां टीम के माध्यम से जो भी आपको एप्लीकेशन दिया जाएगा, एप्लीकेशन में डाटा डिटेल कीजिए और वो तत्काल आपके अकाउंट पे, मतलब जो भी आपका है वो डाटा डिटेल भर देते हैं। फिर एक नंबर आता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आपके शिकायत में अभी तक की गई जितनी भी कार्रवाई है वो डिटेल को आप अपडेट कर सकते हैं जी। तो सतीश जी, यदि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की, राज्य की बात करें तो यदि किसी के साथ किसी भी जिले में किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है तो
अलग अलग जिलों के हिसाब से कहाँ आपके जो है क्राइम ब्रांच के जो एंटी क्राइम और साइबर यूनिट स्थापित हैं? देखिए सर, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तो 3 ही जगह स्थापित है, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में। लेकिन साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए स्पेशली हर थाने में एक CCTNS ऑपरेटर है जो आपके साइबर से संबंधित शिकायतों को अपलोड कर सकते हैं। आप अपने संबंधित थाने में जाइए, थाने में शिकायत को अपलोड कीजिए। और उसके अलावा कोई बड़ा अमाउंट है, बड़ा फ्रॉड होता है तो स्पेशली हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 5 साइबर रेंज थाने बने हुए हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर में, जो स्पेशली किसी भी थाने में जो साइबर से संबंधित अपराध होते हैं तो एक निर्धारित राशि से ऊपर जितने भी अपराध हैं वो सारे के सारे साइबर रेंज थाने के अधिकारी गण थाने से देखते हैं और उसको बारीकी से मॉनिटर किया जाता है। जी सतीश जी, कार्यक्रम में चले उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि जब किसी के साथ इस तरह की घटनाएं हो जाएं तो वो कैसे अपने मानसिक स्थिति को शांत करें और उस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह इसे हैंडल करना चाहिए। देखिए, अभी तक जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है या हमारा जो अनुभव है वो अनुभव के आधार पर हमें बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से आप सिर्फ 2 ही चीज आपको साइबर फ्रॉड के लिए आकर्षित कर सकती है। पहला लालच और दूसरा डर। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं, अगर इस आपकी जो भावनाओं के माध्यम से कोई आपसे पैसा लेना चाहे या आप किसी को पैसा देना चाहें तो इस भावना को ध्यान रखें। इस भावना से कोई भी आपसे अगर पैसा ले रहा है तो वो साइबर फ्रॉड है। इसको अगर आपके साथ हो भी जाता है, कोई गलती से अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि जागरूक लोगों के साथ काफी ज्यादा हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों के साथ ज्यादा हो रहा है, तो आप घबराइए मत, शांत रहिए। सबसे पहले आप अपने इंटरनेट को बंद करें और संबंधित थाने में जाइए, 1930 में कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद पुलिस के पास आए। जितना जल्दी आप हमारे पास आएंगे उतने ज्यादा जल्दी आपके पैसे के फ्रीज होने की संभावना है। जो किसी दूसरे के खाते में होगा उस खाते से पैसा कोर्ट के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाता है। जी श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे सतीश कुमार पुरिया जी से, जो उप निरीक्षक हैं एंटी क्राइम और साइबर यूनिट में, और बात कर रहे थे हम वर्तमान में चल रहे साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के बारे में। तो सतीश जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जो तरीके या उपाय बताए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। इनसे मिलिए कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।